Hi kids, hello everyone, welcome to the class. Hello बच्चों पार्टी की हालचाल. How are you guys? Starting with the new chapter of human physiology, the third chapter. Just give me a second बच्चों. Hello. My ear is better. Like I told you कि थोड़ा सा एक दिन खा लूंगी दवाई तो बेटर हो जाएगा. आज हम पढ़ेंगे जैसे हम पढ़ते हैं बढ़िया से. ठीक है, तो आज बच्चों हम शुरू करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन. सच बात बताऊं तो इस चैप्टर का बड़ा ही डिफरेंट डिफरेंट सा वेटेज है. कभी कभी इस चैप्टर से प्यार हो जाता है एनटीए को तो 7 क्वेश्चन आए थे जैसे पिछले से पिछले साल. ठीक है, कभी कभी इस चैप्टर से थोड़ी नाराजगी हो जाती है, रूठना मटक्का हो जाता है तो इस चैप्टर से एक सवाल भी आता है. तो मैं ये नहीं कह सकती कि इस चैप्टर से फिक्स नंबर ऑफ क्वेश्चंस 1 2 या 3 हैं. मैं कहूंगी कि ये चैप्टर ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है. अगर पेपर टफ करना होता है एनटीए को तो दिस इज अ फेवरेट चैप्टर फ्रॉम ह्यूमन फिजियोलॉजी. अगर पेपर आसान करना रहता है तो यहाँ से बहुत ही बेसिक सा सवाल पूछ के तुम लोग को छोड़ देते हैं. बट दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट. ठीक है बच्चों, तो आज जैसे कि मैम ने बोला कॉन्सेप्ट, तो लेट्स स्टार्ट विद कॉन्सेप्ट ओनली टुडे. मैम इस साल बहुत ही खतरनाक सवाल आया था मैम. यस, तोते उड़ गए थे. चलो आज तुम्हारे तोतों को वापस लेके आते हैं. यस, आइए बच्चों, तो आज हम कॉन्सेप्ट की बात करेंगे. मैम नेक्स्ट ईयर इजी आएगा. देखो मैंने अभी अपने लेटेस्ट एक उसमें भी बताया था जो सेशन हुआ था यूट्यूब पे. हर बच्चे को 3 तरह की लेवल प्रैक्टिस करनी होगी इस साल. एक तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की, एक बेसिक क्वेश्चन की और एक टफ लेवल क्वेश्चंस की. हर बच्चे को ये 3 लेवल पार करने ही पड़ेंगे अगर उसे अपना बायो का पेपर 50 मिनट में करना है तो. इस साल बहुत सारे ऐसे बच्चे थे बच्चों, मैं बताऊं, जो बायो का पेपर इस साल भी इतना लेंदी होने के बाद भी उन्होंने 45 मिनट में सॉल्व किया है. थे ऐसे बच्चे. तो ये तब आता है जब आप तीनों लेवल पे एक्सेल हासिल कर लो, एक्सट्रीम लेवल की प्रैक्टिस कर लो. अभी आपके पास बहुत टाइम रहता है. हम डेली 2-2 3-3 टॉपिक करते हैं. ये बेस्ट टाइम है अपने हर तरह के लेवल को आजमाने की. जैसे वो वर्कआउट होता है ना बच्चों, जब आप पहली बार करते हैं तो आप बहुत थकते हैं, मेहनत करते हैं, बेसिक करते हैं, उसके बाद थोड़ा सा लेवल अप, फिर थोड़ा सा लेवल अप, फिर थोड़ा सा लेवल अप, फिर आप टाइगर श्रॉफ बन जाते हैं, है ना बच्चों. तो ऐसे ऐसे लेवल अप करना होता है. एकदम से टाइगर श्रॉफ आप नहीं बन सकते, आपको लेवल अप करना पड़ेगा हर लेवल पे. ठीक है बच्चों, तो इसलिए आपने हर तरह की प्रैक्टिस करनी है. जब भी कोई सवाल आए तो आपने ये नहीं सोचना है लंबा है मैं नहीं करूंगा, ये छोटा है ये मैं नहीं करूंगा, ये तो यार घनचक्रा सवाल है मैं नहीं करूंगा. अरे यार ऐसा तो सवाल आता ही नहीं है. हु आर यू टू जज दिस कि ऐसा तो सवाल आता नहीं है. ठीक है बच्चों, चलो अब आते हैं. आज सबसे पहले कोई बच्चा कुछ नहीं लिखेगा बिकॉज सबसे पहले आज की क्लास में हम शुरू करेंगे बेसिक्स ऑफ एक्सक्रीशन. आप कहेंगे मैम ये कौन सा टॉपिक है? ये टॉपिक है जी स्क्वायर टॉपिक. मैं इस चैप्टर को शुरू करने से पहले बच्चों को समझाती हूँ बेसिक्स ऑफ एक्सक्रीशन. इस पूरे चैप्टर में मैं एक टर्म यूज करने वाली हूँ, वो है ऑस्मोलैरिटी. आप केमिस्ट्री में ऑस्मोलैरिटी पढ़ते होंगे. ऑफ कोर्स एनडी सर बढ़िया तरीके से तुम्हें ऑस्मोलैरिटी पढ़ाते भी होंगे. बट बच्चे, इस चैप्टर में ऑस्मोलैरिटी क्या है ये मैं आपको समझाऊंगी. ठीक है, चलो अब सिर्फ बोर्ड पे देखिए, इसमें लिखने का कुछ काम नहीं है, इसमें समझने का काम है. तो यहाँ पे बच्चों सबसे पहले हम 2 सॉल्यूशन बनाएंगे. क्या बनाएंगे? 2 सॉल्यूशन. ये सॉल्यूशन ए, ये सॉल्यूशन बी. ये ए बीकर, ये बी बीकर. इन दोनों के बीच में एक मेम्ब्रेन है. क्या है इन दोनों के बीच में? मेम्ब्रेन. और वो मेम्ब्रेन कौन सी है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. कौन सी मेम्ब्रेन है बच्चों? ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है. कौन सी मेम्ब्रेन है गाइस? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. ठीक है, अब बीकर है तो इसमें सॉल्यूशन डालते हैं. चलो सॉल्यूशन डालते हैं. इस सॉल्यूशन में जो व्हाइट डॉट से ये है सॉल्ट.
क्या है ये? सॉल्ट। और यहाँ पे है ये सॉल्ट। तो सबसे पहला सवाल, किस बीकर में सॉल्ट ज्यादा है? पहला सवाल गाइस, बस देखिए और जवाब दीजिए, जैसे बच्चे देते हैं वैसे आपने भी देना है। किस सॉल्यूशन में सॉल्ट पार्टिकल्स, जिन्हें हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोले तो सॉल्यूट पार्टिकल ज्यादा है, किसमें सॉल्यूट ज्यादा है, सॉल्ट ज्यादा है, केमिकल ज्यादा है? ए, इसमें ज्यादा है और इसमें कम है। सही लिखा मैम ने? ऐसा तो मैम ने कोई गलती की है बता सकते हैं आप मुझे चैट बॉक्स में अपना समझ के। फिर आगे चलते हैं। अब सॉल्ट के बाद आते हैं हम वाटर पे। वाटर मॉलिक्यूल्स किसमें ज्यादा हैं, सॉल्वेंट किसमें ज्यादा है? दिस इज माय एक्चुअल क्वेश्चन टू यू पीपल। वाटर इज टेक्निकली अ सॉल्वेंट। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा है एज कंपेयर टू ए सॉल्यूशन, क्योंकि ए के अंदर सॉल्यूट काफी ज्यादा है तो उसके कारण सॉल्वेंट कम है। यहाँ पे सॉल्यूट कम है तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ज्यादा है। तो यहाँ पे अगर आप वाटर देखेंगे तो यहाँ पे पानी कम है, यहाँ पानी ज्यादा है। ठीक है, जहां पे सॉल्ट ज्यादा होता है ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्या कहते हैं ऐसे सॉल्यूशन को? एवरीबॉडी इन द चैट सेक्शन, कोई कॉपी में नहीं लिखेगा, सब चैट्स में बताने की कोशिश करेंगे मैम के साथ। ठीक है, तो ये वाला जो सॉल्यूशन है जहां पे सॉल्ट ज्यादा है पानी कम है, ठीक है, ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। फिर आते हैं दूसरे सॉल्यूशन पे जहां पे सॉल्ट कम है पानी ज्यादा है, ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्या कहते हैं इसको? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है, तो सॉल्ट मूव करता है या पानी मूव करता है? पहले तो आप मुझे ये बताएंगे। सॉल्ट मूव करता है, पानी? हमेशा याद रखना सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होता है ऑस्मोसिस। क्या होता है? ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है? मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल एरिया टू लो वाटर पोटेंशियल एरिया। क्या होता है ऑस्मोसिस? एक बार मैम के साथ फिर से बोलेंगे। मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट molecules from high water potential area to low water potential area. This is osmosis without the use of water. Oh, sorry, ATP. यहाँ पे एटीपी का यूज नहीं होता मेरे बच्चों, इट्स लाइक अ सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है, अब यहाँ पे कहां से कहां मूवमेंट होगा पानी का, कोई मुझे बता सकता है? अगर क्वेश्चन आ रहे नीट में, वेयर विल बी द मूवमेंट ऑफ वाटर इन द गिवन फिगर, इन विच डायरेक्शन वाटर विल मूव? इट इज फ्रॉम हाई टू लो, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है हाई पानी कहाँ पे है? बी में, और कम पानी कहाँ पे? ए पे। तो यानी कि इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए द वाटर विल मूव फ्रॉम बी टू ए। ठीक है बच्चों, जो अभी भी ए टू बी लिख रहे हैं प्रांजल बेटा, मेरी आंखें काम करती है, माना चश्मा है मेरा, ठीक है, बट काम मैं देख पाती हूँ, मैं चार्ट्स में बहुत अच्छे से देखती हूँ। ठीक है, हाँ जी, तो ये हो गया हमारा वाटर मूवमेंट। अब एक और सवाल आता है, ऑस्मोलैरिटी क्या है? अगर मैं देसी भाषा में अपने प्यारे बच्चों को समझाऊं, जो कि बहुत ही आम जेनजी भाषा है, तो ऑस्मोलैरिटी, जिसमें स आता है, और स से मेरे बच्चे याद रखेंगे सॉल्ट। जहां ज्यादा सॉल्ट होगा वहां हाई ऑस्मोलैरिटी होगी, जहां कम सॉल्ट होगा वहां कम ऑस्मोलैरिटी होगी। क्या मेरे बच्चों को ये बात समझ में लगी या नहीं लगी? I don't know about the definition which is given in chemistry chapter. I know what is the science in our body. मैं बॉडी की साइंस आपको बता सकती हूँ। तो यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी, इसमें स आ रहा है, स माने सॉल्ट। ठीक है, इस सॉल्ट के बैलेंस को क्या कहते हैं? ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, यहाँ पे अब मेरा नेक्स्ट सवाल क्या है?
which beaker has higher osmolarity and which beaker has low osmolarity? This is a basic question. तो यहाँ पे सॉल्ट ज्यादा है, ठीक है, तो यानी कि ऑस्मोलैरिटी की अगर मैं बात करूं, जहां सॉल्ट ज्यादा होता है वहां हाई ऑस्मोलैरिटी होती है, जहां सॉल्ट कम होता है वहां कम ऑस्मोलैरिटी होती है, क्योंकि स माने सॉल्ट, ठीक है। when we do मेंटेनेंस ऑफ सॉल्ट इन आवर बॉडी, जब हम इस सॉल्ट का बैलेंस करते हैं अपने शरीर में कि कितना खून में सॉल्ट रहेगा, कितना यूरिन के थ्रू बाहर जाएगा, कितना स्वेट के थ्रू बाहर निकलेगा, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डैश। क्या कहते हैं इस प्रोसेस को? प्लीज एवरीबॉडी। यस लावण्या, वेरी गुड। और बच्चे नहीं जवाब दे रहे, क्या सिर्फ लावण्या ही है क्या क्लास में? द प्रोसेस इज कॉल्ड एज व्हाट? osmoregulation. The process is called as what? Osmoregulation. ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझ लगा या नहीं लगा यहां तक सबको? तो अभी तक मैंने सिर्फ आपको दो टर्म्स समझाए हैं, बट वो दो टर्म्स ऐसे टर्म्स हैं जो पूरे चैप्टर में यूज होने वाले हैं। पहला ऑस्मोलैरिटी, ठीक है, और दूसरा ऑस्मोरेगुलेशन। अब मैं आपसे बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट एक सवाल पूछने वाली हूं। इफ द ब्लड ऑफ अ पर्सन हैज हाई ऑस्मोलैरिटी, अब देखना ध्यान से, मैं 2 दिन से टॉपिक समझा रही हूं तुम्हें, अब मैं तुम्हारा दिमाग देखना चाहती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं क्वेश्चन फ्रेम कर रही हूँ। अगर एक इंसान के ब्लड की ऑस्मोलैरिटी ज्यादा है, ठीक है, ऑस्मोलैरिटी ज्यादा है, तो ऐसे इंसान के शरीर में वाटर आउट होगा या रिटेंशन होगा? वाटर रिटेन होगा या वाटर आउट होगा इस केस में? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ब्लड प्रेशर राइट नाउ, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट अ कॉन्सेप्ट व्हिच आई हैव बीन एक्सप्लेनिंग फ्रॉम लास्ट चैप्टर। यस, क्या होगा आपके हिसाब से? अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है जो बच्चे क्लास में नहीं समझ पा रहे? देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हाई ऑस्मोलैरिटी का मतलब है कि ब्लड में इस टाइम पे ज्यादा सॉल्ट है, यानी कि आपने पक्का इस वक्त पे चाइनीज फूड खाया है। चाइनीज फूड मैंने बताया था उसमें अजीनोमोटो होता है, उसमें सॉल्ट होता है, उसमें विनेगर होता है, विनेगर में भी सॉल्ट होता है। 3 चीजें ऐसी जो डायरेक्ट सॉल्ट ही डलती है, इवन सोया सॉस में भी सॉल्ट होता है, ठीक है। तो सॉल्ट ज्यादा हो गया, इफ द सॉल्ट इज मोर, तो यानी कि आपके ब्लड की ऑस्मोलैरिटी बढ़ गई तुरंत से। ये आपका रात रात में ही खेला हो चुका है, जब आप रात में चाउमीन ठूस रहे थे। ये मैं वो सिचुएशन बता रही हूँ तुम्हारी रात रात की, जब तुम बाहर जाके जंक फूड खा रहे थे, ठीक है। जैसे ही तूने चाउमीन खाई, मंचूरियन खाई, अभी क्या हुआ? ब्लड ऑस्मोलैरिटी बढ़ गई, ठीक है, ब्लड ऑस्मोलैरिटी बढ़ गई। ब्लड की ऑस्मोलैरिटी बढ़ने का मतलब है सॉल्ट ज्यादा हो गया। एंड सॉल्ट की खासियत क्या होती है? वाटर रिटेंशन। क्या खासियत है सॉल्ट की? वाटर रिटेंशन। अब वाटर रिटेंशन होगा तो यानी कि जो पानी शरीर से बाहर जाना चाहिए था टेक्निकली, वो बाहर गया ही नहीं। तो अगले दिन तू कैसा दिखेगा? सूजा हुआ दिखेगा या बिल्कुल पतला मुर्गी जैसा दिखेगा? बता कैसा दिखेगा? सूजा हुआ दिखेगा, ठीक है। तो ये जो स्वेलिंग है, जो सबसे ज्यादा लोग के फेस पे ब्लॉटिंग आती है, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस। क्या ये बात पूरी रिलेट हो रही है या नहीं हो रही है? इफ यू डोंट रिलेट विद द डेली लाइफ देन मत पढ़ो इधर, ठीक है। ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आना चाहिए कॉन्सेप्ट कि व्हाट इज वाटर रिटेंशन। अब मैं एक और डेली लाइफ का एग्जांपल बताऊंगी। नाउ आई वांट एवरीबॉडी टू स्टैंड अप, खड़े हो जाओ एक बार, ठीक है। किचन में जाओ, ठीक है, और वहां पे ना जहां पे मम्मी नमक रखती है, एक बार उसे देख कर आओ। जाओ फटाफट से एवरीबॉडी, गो 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 गो, जाओ जाओ जाओ। लाइब्रेरी में कोई नहीं, जो घर पे नहीं है वो बैठे रहे, ठीक है, और जो घर पे है वो एक बार जल्दी से किचन में जाएं और एक बार नमक की हालत देखकर आए अपने किचन की, जो मम्मी यूज कर रही है। देखा क्या वो नमक बिल्कुल एक ताजे पैकेट की तरह है या थोड़ा गठीला हो गया है नमक? कैसा है बच्चों नमक इस वक्त पे? गिलगिला है, उसमें मॉइस्चर भरा है ना?
वो वैसा नहीं है ऐसे दानेदार, जब टाटा सॉल्ट का पैकेट खुलता है और निकलता है वैसा दानेदार नहीं है वो हल्का सा गठीला है, मतलब कि ऐसा खिलखिला नहीं है नमक। वाई वाई वाई? बिकॉज ऑफ द मॉइस्चर। क्योंकि सॉल्ट की बीमारी है वाटर रिटेंशन, चाहे शरीर के अंदर हो या मसालदानी का डब्बा हो, सॉल्ट तो सॉल्ट है ना गाइस। उसका काम क्या है? वाटर रिटेंशन। उसका काम है मॉइस्चर को चूस लेना, चाहे वो कहीं पे भी हो, शरीर हो या बाहर हो, प्रॉपर्टी रिमेन्स द सेम। समझ आया नहीं आया एवरीबॉडी? ठीक है। कैसा लगा कॉन्सेप्ट? डेली लाइफ कॉन्सेप्ट बता रही हूँ तुम्हें। अब मैंने बताया था कि लोगों को 7 बजे के बाद सॉल्ट खाना क्यों अलाउड नहीं करते? क्योंकि 7 बजे के बाद अगर आप कुछ भी खाते हैं तो बॉडी टाइम लेती है डाइजेशन के लिए, ठीक है, और वो अक्सर जोड़ लेते हैं क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती 7 बजे के बाद। वहीं पे अगर आप 7 बजे से पहले अपना डिनर कर रहे हैं, जो कि जैनी समाज में बहुत होता है, अगर हमारी क्लास में कोई बच्चा जैनी है तो वो जानते होंगे वो 6 बजे तक अपना डिनर कर लेते हैं। तो जैन समाज के लोग 6 बजे डिनर क्यों करते हैं? इट्स अ साइंस, इट इज ऑल अबाउट साइंस, कि 6 बजे के बाद आप कुछ नहीं खाइए। आप थोड़ा बहुत भी अपना हिलेंगे डुलेंगे, आपका खाना डाइजेस्ट हो जाएगा। आप यूरिन करके सोएंगे रात में, सुबह यूरिन करने से आप रात में भी करके सोएंगे, सारा तो सॉल्ट आप निकाल के सो रहे हैं, तो सुबह ब्लॉटिंग हो ही नहीं सकती आपको। ठीक है बच्चों? यस, इसलिए लेट नाइट डिनर हमको नहीं करना होता। चलिए ये अब आप बना लीजिए एवरीबॉडी। अब जब भी मसालदानी में नमक देखोगे तो मेरा कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए, ठीक है? Whenever you see नमक ऑफ योर मसालदानी, ये पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाना चाहिए। अच्छा, अब तुम्हें इसकी भी एक ट्रिक बताती हूँ। एक देसी लोग क्या करते हैं, अभी तो मैं बताती हूँ, इसको लिख लो। मैं बताती हूँ कि व्हाट इज द साइंस बिहाइंड दैट ऑल्सो। मैम अल्कोहल भी रिटेंशन करता है अगर आप उसे नीट फॉर्म में पीते हैं तब, अगर आप उसे पानी में घोल के पीते हैं तब कम करता है। लिख लिया सबने? अब आते हैं नेक्स्ट चीज। अभी हाल ही में क्या हुआ, एक और तुम्हें चीज बताती हूँ। अब क्या हुआ, एक दिन अक्सर क्या होता है इस मौसम में, हम नमक अलग से डिब्बे में निकाल के रखते हैं कि किसी को ऊपर से छिड़कना हो तो छिड़क लेते हैं, है ना? ऐसा हर घर में होता होगा, मैं ऐसा मान के चलती हूँ कि एक अलग से डिब्बी भी होती है मसालदानी के अलावा घर में नमक की, जो इंस्टेंट यूज के लिए होती है कि किसी को कम ज्यादा लग रहा हो तो वो यूज कर ले उसे। अब इस मौसम में तो वो भी चिपक जाता है, वो मजेदार तरीके से सॉल्ट आता ही नहीं है, गठीला हो जाता है, वो छेदों से आता नहीं है, मजा आता नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, उसके अंदर हम कुछ दाने चावल के डाल देते हैं। नाउ प्लीज एक्सप्लेन मी व्हाई। अब एक नमक की शीशी थी, उसके अंदर नमक था, और मैंने साथ में कुछ चावल के दाने भी डाल दिए, कच्चे चावल के दाने। व्हाई? बिकॉज राइस एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर। तो अगर चावल का दाना मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगा सारा, तो आपका नमक कैसा रहेगा? मॉइस्चर फ्री। आपका नमक कैसा रहेगा? मॉइस्चर फ्री। जब वो मॉइस्चर फ्री रहेगा तो जब आप नमक डालेंगे सब्जी के ऊपर तो वो दानेदार खिला खिला मिलेगा आपको। दैट इज हाउ यू actually make your salt khila khila during rainy season. So now here again a question comes, which becomes a better absorbent of moisture? Is it a rice or is it a salt? Rice is made up of glycogen. It is made up of starch. Sorry, not glycogen, starch. And starch has a tendency to absorb water faster than the salt. तो यानी कि जितने भी कार्ब्स आप खाते हैं रात में, that will also lead to what? Water retention.
even the carbohydrates, the roti which I eat, the rice which I eat also absorbs water, because of which my body again will feel bloated. My body will again feel what? Water retented. फूली हुई दिखूंगी मैं. This is another concept. ठीक है बच्चों. So this is all the concept about the body. I hope you did understand कि how body reacts to everything whatever we eat. ठीक है बच्चों. चलिए अब आगे चलते हैं. ये तो वो चीज है जो सिर्फ कॉन्सेप्ट है, इसमें से अभी नीट में कुछ नहीं आने का. यस मैम, आई एम थिंकिंग ऑफ स्किपिंग द डिनर नाउ. डोंट डू दैट बेटा. चलिए अब हम आएंगे, अब हम चैप्टर पे शुरू कर रहे हैं. ठीक है मैम, तो क्या खाएं? सब कुछ खाओ बेटा, सब कुछ खाओ. ये तो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अभी प्लेट भर चावल में, वो याद है ना मेरा हॉस्टल वाला लड़का, पहले 10 रोटी खाएगा, फिर उसके बाद 2 पहाड़ चावल खाएगा, उसके अंदर दाल का कुआ बनाएगा, फिर खाएगा, फिर भी वो ऐसा ही रहेगा. ठीक है चलो आ जाओ. अब हेडिंग लिखते हैं चैप्टर की, एक्सक्रीशन. चलिए अब थोड़ी सी डेफिनेशंस लिख लेते हैं जो हमने अभी समझाया आपको. ठीक है. सो क्या होता है एक्सक्रीशन? एक्सक्रीशन हमारे शरीर का एक डेडिकेटेड पार्ट है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, एंड आई कॉल दिस एंटायर एक्सक्रीशन सिस्टम एज डिटॉक्स सिस्टम. क्योंकि इसमें पानी डालो, पानी के साथ चीजें फिल्टर आउट होती है और यूरिन के थ्रू बाहर निकलती है. सो दिस इज अ वेरी गुड डिटॉक्स सिस्टम. सो व्हाट इज एक्सक्रीशन? रिमूवल ऑफ nitrogenous waste products like urea, uric acid, ammonia, etc. from the body is called excretion. ठीक है बच्चों. Now what is osmoregulation? Osmoregulation क्या है? The regulation of body fluids osmolarity. ये तो इसका टिपिकल मीनिंग हो गया. Osmoregulation refers to regulation of body fluids osmolarity. अब यहाँ पे कुछ टर्म समझाऊंगी बेटा मैं. ऑस्मो कन्फर्मर्स, ऑस्मो रेगुलेटर्स. 2 तरह के जीव है जो हमें एनिमल किंगडम में देखने को मिलते हैं. ठीक है. पहला जीव कौन सा हमारा? ऑस्मो रेगुलेटर्स. हम ऑस्मो रेगुलेटर्स हैं या नहीं? क्या हम अपनी ब्लड ऑस्मोलैरिटी रेगुलेट कर पाते हैं नहीं कर पाते? बस इतना बता दो. नाम से बताया करो. पहले डेफिनेशन तो मैं समझा ही दूंगी. क्या हम अपने बॉडी फ्लूइड्स की ऑस्मोलैरिटी मेंटेन कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं? बिल्कुल सही बात है. वी आर ऑस्मो रेगुलेटर्स. ठीक है. ऑर्गेनिजम्स which can regulate their constant blood osmolarity irrespective of surroundings. तो ऑस्मो रेगुलेटर्स में कौन आ गए? वर्टिब्रेट्स. वर्टिब्रेट्स एक्सेप्ट इलास्मोब्रैंक्स. और इलास्मोब्रैंक्स कौन होते हैं? शार्क्स. फिर आते हैं नेक्स्ट ऑस्मो कन्फर्मर्स. नाम से बताने की कोशिश करो कौन होंगे ऑस्मो कन्फर्मर्स. कौन होंगे ऑस्मो कन्फर्मर्स?
जो रेगुलेट नहीं कर पा रहे, अपने को याद हो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। एक को याद रखते हैं ऐसी सिचुएशन में, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स which cannot maintain constant blood osmolarity and changes according to surroundings. Example, invertebrates and sharks, elasmobranchs. All poikilotherms are conformers. क्यों? एम्फीबियन यहाँ आएगा, रेप्टाइल यहाँ आएगा रेगुलेटर्स में, और क्या एम्फीबियन यहाँ आएगा, और बोनी फिशेस भी तो यहीं पे आएंगी। क्या हो गया बच्चे? पहले समझो पोइकिलोथर्म्स है कौन कौन। देख लिया सबने? नाउ लेट्स रिवाइज। आज थोड़ी सी स्लाइड डिफरेंट है ना? हाँ बच्चे, अंडर 24/7 वांट्स के हम यही स्लाइड यूज करें। नेक्स्ट एनिमल किंगडम रिवाइज करते हैं अब थोड़ा सा। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन एनिमल किंगडम। मैंने कहा था ना ह्यूमन फिजियो में साथ साथ रिवाइज हो जाएगा एनिमल किंगडम भी, ठीक है। आ जाओ इधर। पहला पॉरीफेरा। पॉरीफेरा के पास कोई ऐसा स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो मुझे लिखना चाहिए कि मेरे बच्चों को फुल 4 मार्क्स मिल जाए? तो इनके पास कुछ भी स्पेशलाइज नहीं होता है, बिकॉज द एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस थ्रू जनरल बॉडी सरफेस। Then we have Coelenterata, Cnidarians. इनके पास भी कुछ नहीं होता, जनरल बॉडी सरफेस। जो चमकने वाले प्राणी होते हैं उन्हें हम कहते हैं टीनोफोरा। ये भी क्या होता है? जनरल बॉडी सरफेस। फिर आते हैं प्लैटीहेलमिंथिस। प्लैटीहेलमिंथिस माने फ्लैट वर्म्स, चिपटे कृमि। इनके पास कुछ ऐसा होता है जो कि बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है नीट का, पीवाईक्यू अलर्ट। मैं ब्लू कलर से लिख रही हूँ जो भी इंपॉर्टेंट चीज होगी, ठीक है। इनके पास क्या होते हैं? फ्लेम सेल्स। कौन से होते हैं? फ्लेम सेल्स। फ्लेम सेल्स का ही दूसरा नाम होता है प्रोटोनेफ्रीडिया। इसी का ही तीसरा नाम होता है सोलेनोसाइट्स। क्या नाम होता है? सोलेनोसाइट्स। तीनों नाम याद होने चाहिए मेरे प्यारे बच्चों को। प्लैटीहेलमिंथिस के बाद आता है आपका एस्केलमिंथिस, जिन्हें हम कहते हैं राउंड वर्म्स। क्या कहते हैं इन्हें? राउंड वर्म्स। राउंड वर्म्स में कौन सा होता है? ये मैंने स्पेशल लिखवाया था, ये होता है हमारा रेनेट सेल। कौन सा होता है हमारा? रेनेट सेल। उसके बाद आते हैं हमारे एनालिडा, जिसमें नीट पे अभी अभी लेटेस्ट क्वेश्चन आया था। यस, एनालिडा यानी कि अर्थवर्म, नेरीज की बात हो रही है, लीचेस की बात हो रही है। इनके पास होते हैं स्ट्रक्चर्स लाइक नेफ्रीडियास। ये जो नेफ्रीडिया होते हैं बेस्ड ऑन द लोकेशन 3 टाइप के होते हैं। अगर ये सेप्टम पे प्रेजेंट है तो ऐसे नेफ्रीडिया को बोलते हैं सेप्टल नेफ्रीडिया। अगर फैरिंग्स में प्रेजेंट है तो ऐसे को बोलेंगे फैरिंजियल नेफ्रीडिया। और अगर वो प्रेजेंट है स्किन पे तो ऐसे नेफ्रीडियास को बोलते हैं हम इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया। इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया।
फिर एनालिडा के बाद लार्जेस्ट फाइलम पे चलते हैं जिसका नाम है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लू कलर से लिखेंगे। 3 तरह के आर्थ्रोपोड्स में पढ़ा रही हूँ। पहले तो एक्वेटिक वाले जिन्हें हम बोलते हैं क्रस्टेशियंस, ये होते हैं हमारे एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स, पानी में रहने वाले। इनके पास क्या होता है, ग्रीन ग्लैंड्स या एंटेनल ग्लैंड्स। क्या होते हैं, ग्रीन ग्लैंड्स या एंटेनल ग्लैंड्स। बेटा पैरापोडिया का फंक्शन स्विमिंग एंड रेस्पिरेशन था या एक्सक्रीशन था? अबे गधो, कभी तो गलत जवाब मत दिया करो। हाँ मैं कहती हूँ बोलो, गलत होगा कोई बात नहीं, बट ये कहने की बात होती है। जैसे मम्मी कहती है चला ले फोन, फिर उसके बाद वाईफाई बंद कर देती है, ऐसे मैं कहती हूँ, बट गधो सही आंसर देना होता है। स्विमिंग एंड रेस्पिरेशन फंक्शन होता है ना कि एक्सक्रीशन होता है उसका। क्रस्टेशियन के बाद आते हैं इंसेक्टा, प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ मिड गट एंड हाइंड गट, 100 से 150 येलो कलर टिब्यूल्स कॉल्ड एज Malpighian tubules, called as Malpighian tubules. Then we have arachnids, spiders and scorpions. Arachnids, spiders and scorpions, they have coxal gland. Ji, are very good. They have coxal gland. उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट सेकंड लार्जेस्ट फाइलम में। सेकंड लार्जेस्ट फाइलम हमारा कौन सा है, मोलस्का। कौन से हमारा, मोलस्का। मोलस्का में हमारे कौन से आते हैं, जैसे मेटानेफ्रीडिया, मेटानेफ्रीडिया, प्लस दे हैव फेदर लाइक गिल्स, जो कहां प्रेजेंट होते हैं, मैंटल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। इनका नाम क्या होता है, टिनिडियास। क्या नाम होता है इनका, टिनिडियास। इनका काम क्या होता है, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, ठीक है, कीबर्स ऑर्गन, ऑर्गन ऑफ वजानस, ये सब। नेक्स्ट आते हैं एकाइनोडर्मेटा, जिनके पास एक्सक्रीटरी सिस्टम इज कंप्लीटली एब्सेंट। फिर उसके बाद आते हैं नेक्स्ट हेमिकॉर्डेट्स, यानी कि द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स, ये सैकोग्लॉसस, बलानोग्लॉसस। हेमिकॉर्डेट्स में कौन आएगा बच्चों आपका, प्रोबोसिस ग्लैंड। कौन सा आएगा, प्रोबोसिस ग्लैंड। फिर आते हैं नेक्स्ट फाइलम कॉर्डेट्स पे। कॉर्डेटा में भी बहुत सारे सब फाइलम हैं, जिसमें पहले हमारा यूरोकॉर्डेट्स, जिनका नोटोकॉर्ड लार्वल टेल में होता है। इनके पास कौन सा ग्लैंड होता है, न्यूरल ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड है इनके पास, न्यूरल ग्लैंड। फिर हमारा सिफेलोकॉर्डेट्स, सिफेलोकॉर्डेट्स इनके पास भी होते हैं सोलेनोसाइट्स, सोलेनोसाइट्स। फिर इसके बाद आएगा हमारा साइक्लोस्टोम्स। साइक्लोस्टोम्स के पास होती है सबसे प्रिमिटिव टाइप ऑफ किडनीज, जिसे हम कहते हैं प्रोनेफ्रिक किडनीज। कौन सी किडनी है, प्रोनेफ्रिक किडनी, बस नाम की किडनी है, सिर्फ पीसीटी होता है इसके पास। फिर आते हैं नेक्स्ट हमारे पास फिशेस एंड एम्फीबियंस। इनके पास सेकेंड लेवल ऑफ किडनी है, एडवांस किडनी है, जिसका नाम है मीजोनेफ्रिक किडनी। इस किडनी में लूप ऑफ हेनले नहीं होता, बाकी सब होता है नेफ्रॉन में। फिर आपके पास एव्स प्लस मैमल्स, जिनके पास सबसे एडवांस टाइप की है, और रेप्टाइल्स भी आएंगे इसमें, मेटानेफ्रिक किडनी, सबसे एडवांस टाइप की मेटानेफ्रिक। देखिए बच्चों, अब क्यों कहते हैं इसे एडवांस, ये तो पढ़ना ही है हमें। ब्लू कलर से इसको भी डब्बा बना लो, इसको, ये भी इंपॉर्टेंट है। मीजोनेफ्रिक पे फ्रॉग में क्वेश्चन आता है। ये तो ये क्या बचता रहता है, लिखिए सब। हो गया ना एनिमल किंगडम रिवाइज। बना नहीं क्या, रिया भारती? रिया भारती का नाम पढ़ते मुझे
वो याद आ जाती है, दिव्या भारती। फोर्थ में लिखा है फ्लेम सेल्स, प्रोटोनेफ्रिडिया, सोलेनोसाइट्स। यस, दिव्या भारती हीरोइन। चलो जल्दी करो, ये क्रॉस है, नो लूप ऑफ हेल। मेटानेफ्रिक किडनी, मेटानेफ्रिक किडनी, मेटानेफ्रिक। ये लिखा है नो लूप ऑफ हेल्ले, क्रॉस है वो, क्रॉस। लूप ऑफ हेल्ले इज एब्सेंट इन मीजोनेफ्रिक किडनी। अबे कभी तो बिना म्यूट के भी सुना करो, मुझे अच्छा लगेगा तुम्हें, इतनी भी गंदी आवाज नहीं है मेरी। एंड दिल्ली वाले बच्चों के लिए फाइनली खुशखबरी आ चुकी है। कल बेटा मैंने फाइनली अपनी मेहनत की कमाई से इतने सालों की, आई हैव बॉट माई फर्स्ट ऑफिस yesterday. Thanks to you all, your love, your kindness, your trust. After saving my money for so many years, finally I was able to buy some space for me and my work and for my students. तो कल हो गया बेटा, जनवरी में मुझे पोजेशन मिल जाएगा उसका। एंड उसके अंदर एक सेमिनार हॉल हम बना रहे हैं, जिसमें आई विल टेक 50 स्टूडेंट्स एट अ टाइम। तो जिन भी बच्चों को, जो हमारे पेड स्टूडेंट्स हैं, अब उन्हें कोई भी डाउट हो या कि टेस्ट करने हो, दे कैन ऑलवेज कनेक्ट विद मी। नाउ दे कैन कम हियर फॉर फ्री। फॉर यू गाइज, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग टू कम, you just have to inform me one day prior so that I can make arrangements for you all. Thank you so much guys. सो अब जनवरी से ऑफलाइन प्रैक्टिस आप मेरे सेमिनार हॉल में आके कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच। दिल्ली में करोल बाग में ही लिया है बेटा मैंने, रामजस रोड पे अपने घर के काफी पास ही लिया है, जिससे मैं अपनी बेटी का भी पूरा ध्यान रख सकूं। एनसीआर वाले भी आ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, दिस इज अ बिग एंड अ प्राउड मोमेंट फॉर मी कि फर्स्ट टाइम आई हैव इन्वेस्टेड इन मी फॉर माय स्टूडेंट्स टू गिव देम मोर सर्विसेज what they really want. Sometimes students want emotional support, they just want teacher. So I made a space for you all कि आप कभी भी मेरे से आ सकते हैं मिलने के लिए, you just need to inform us बस। अरे दिल्ली वाले, आउटसाइड वाले भी आ सकते हैं अगर आप ट्रैवल कर सकते हैं तो। थैंक यू। So finally, yesterday on Ganesh Chaturthi, we did this amazing work. देख लिया सबने? चलो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। चीफ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स, चीफ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स। ठीक है। मैम इसलिए कल क्लास नहीं लगी। नहीं नहीं, उसको तो मैं 7 बजे गई थी शाम में पैसे देने। कल मेरी क्लास हुई थी, मैंने अपना कंप्लीट किया था चैप्टर। यस, तो चीफ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स में आएंगे बच्चों अब हम। तो हमारे पास 3 तरह के चीफ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स है। पैरामीटर, इसकी टेबल बना लेते हैं जिससे आपको बाद में रिवीजन में काफी हेल्प हो। पैरामीटर, देन वी हैव अमोनोटेलिक organisms, ammoniotelic, we have ureotelic, we have uricotelic। चले लिखिए तीनों। रिया भारती, डेफिनेटली आई विल शेयर फोटोज विद यू वंस इट इज डन। अभी तो वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, मैं जरूर शेयर करूंगी आप लोग के साथ वंस वी डू ऑल द इंटीरियर्स एंड एवरीथिंग टू मेक यू गाइस कंफर्टेबल व्हेन यू कम। लिख लिया सबने?
आइए, तो नाम से सबसे पहले बच्चे बताएंगे चीफ नाइट्रोजनस वेस्ट। जो अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें सबसे ज्यादा कौन सा वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलता है गाइस? कौन सा सबसे ज्यादा वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलता है अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स में? जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि इनका चीफ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट होगा अमोनिया, जो कि काफी ज्यादा टॉक्सिक होती है। अमोनिया इज वेरी टॉक्सिक गैस। देन यूरियोटेलिक। यूरियोटेलिक की अगर बात करें तो इसमें चीफ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट क्या होगा? यूरिया। यूरिया खाद की तरह भी यूज होता है, इट इज अ गुड फर्टिलाइजर ऑल्सो, इसलिए पहले के लोग वही हकते थे, वहीं पे छुचू छुचू करते थे। इट इज अ वेरी गुड फर्टिलाइजर फॉर द सॉइल। फिर यूरिकोटेलिक में द चीफ नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट इज यूरिक एसिड। ठीक है, जो कि आपकी चिड़ियाएं उनके बस नीचे बैठ जाओ एक घंटा, आपको पता लग जाएगा व्हाट इज यूरिक एसिड। फिर उसके बाद आता है सेकेंड, द वाटर रिक्वायरमेंट्स। किस वेस्ट प्रोडक्ट को निकलने के लिए कितना पानी चाहिए? तो अमोनिया बीइंग वाटर सॉल्युबल, इसे सबसे ज्यादा पानी चाहिए बाहर निकलने के लिए, सो इट नीड्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर। यूरिया को इतना ज्यादा पानी नहीं चाहिए, बट पानी चाहिए बाहर निकलने के लिए, तो मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर। एंड यूरिक एसिड, इसे तो बिल्कुल पानी नहीं चाहिए क्योंकि तो एसिड है ना, इसे पानी नहीं चाहिए, ऐसे ही बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो इसे सबसे कम पानी चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट, टॉक्सिसिटी। कौन सबसे ज्यादा टॉक्सिक है अगर हमारे शरीर में वो रह गया तो? अगर अमोनिया हमारे शरीर में है तो दिस इज हाईली टॉक्सिक गाइस, जिसे बाहर निकालना सबसे पहले जरूरी है। जैसे बुआ आती है, बुआ को सबसे पहले खुश करके शादी में से भेजना जरूरी होता है विदा करके, वैसे अमोनिया को भी सबसे पहले निकालना जरूरी होता है। ठीक है, तो यानी कि ये सबसे ज्यादा टॉक्सिक कोई है तो वो है अमोनिया। उसके बाद कम टॉक्सिक कौन सा? टॉक्सिक है बट कम टॉक्सिक कौन सा है? यूरिया। और सबसे कम टॉक्सिक कौन है? यूरिक एसिड। ठीक है, देखो टॉक्सिक तीनों हैं, जैसे नंबर 1 पे चल रही है बुआ, सेकंड पे चल रही है चाची, ठीक है, थर्ड पे चल रही है मामी, बस ऐसे है। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट, एनर्जी रिक्वायरमेंट। किसको बनने के लिए सबसे ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है? यस बच्चों, तो यहाँ पे सबसे कम पैसा लग रहा है क्योंकि सबसे ज्यादा टॉक्सिक है। ठीक है, तो बिना कुछ पैसे दिए भी टॉक्सिसिटी ये बिखेर देती है, तो ये सबसे अच्छा एनर्जी रिक्वायरमेंट बता रही थी, सॉरी मैं। एनर्जी रिक्वायरमेंट की बात करें तो ये सबसे ज्यादा टॉक्सिक है। ठीक है, इनमें मेहनत नहीं करनी पड़ती, बिना मेहनत किए भी बस अपनी जुबान से ही कड़वा कर देती है मोहर। तो ये क्या है? एनर्जी रिक्वायरमेंट इसकी सबसे कम होगी। एक्शंस तो करने की बात ही नहीं आ रही है, सिर्फ जुबान ही काम कर दे रही है, जुबान केसरी नहीं है, जुबान जलजली है। ठीक है, फिर आते हैं यूरियोटेलिक पे। इन्हें मॉडरेट अमाउंट में एनर्जी चाहिए, मॉडरेट अमाउंट में एनर्जी। ठीक है, और इसे सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए जो लीस्ट टॉक्सिक है, क्योंकि जो सबसे लीस्ट टॉक्सिक होता है अगर उसे बदतमीजी करनी है तो बेटा उसे बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं फॉर्मेशन। ये सब कहां बनते हैं और कैसे कर? चलो, फॉर्मेशन। अमोनिया कैसे बनता है? बाय डीएमिनेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के खाने के बाद आपको पानी बहुत पीना पड़ता है, ये बात आपने जरूर सुनी होगी। आज जिम वाला लड़का बोलिए ना चैट बॉक्स में, काहे नहीं बोल रहे हैं? अगर आप प्रोटीन बहुत खा रहे हैं तो आपको पानी भी उतना ही पीना पड़ेगा टू गेट द टॉक्सिसिटी आउट फ्रॉम योर बॉडी। अगर आप प्रोटीन खा रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं बट पानी नहीं पी रहे तो मसल नहीं रिपेयर होगी, टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी। बोलिए सब जिम वाला। ठीक है, तो पानी तो बहुत पीना पड़ेगा भाई। अब देखिए, तो फॉर्मेशन कैसे है? डीएमिनेशन, डीएमिनेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन किससे बना होता है? अमीनो एसिड, और उसमें एक अमीनो ग्रुप होता है ना, वही अमोनिया बनाता है। ठीक है, ये डीएमिनेशन ऑफ प्रोटीन से बन गए। देखो कैसे, ये हमारा अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर था, अगर बायोमोलिक्यूल्स गधा को याद हो तो ये देखिए, ये रहा वो, ये रहा वो जो क्या बनाएगा? अमोनिया। ठीक है, नो जिम नो सिक्स पैक, ओनली फैमिली पैक।
वेलकम टू द फैमिली सिमरन, ठीक है। यस, अब आते हैं नेक्स्ट यूरियोटेलिक। यूरिया कहाँ बनता है? सबसे पहले यूरिया का स्ट्रक्चर देखेंगे। यूरिया एक तरह का क्या है? एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यूरिया क्या एक तरह का? एवरीबडी इन द चैट सेक्शन, यूरिया एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। ये यूरिया, दिस यूरिया कैन बी यूज्ड एज फर्टिलाइजर। तभी पहले के लोग खेता में जाके बिल्कुल क्या करते थे? हकते थे। एक तो खुली जगह, ऊपर से बातचीत करें, मतलब कितना अच्छा माहौल नहीं होता था। खेत में गए, दो चार साथ में आइए ना, हगे साथ हगिएगा, चलिए। हाँ, और वहीं बैठे बैठे हैं तो हार वाली कर नहीं आई। यस, मैं कई बार सोचती हूँ कि हाउ इट इज सो पर्सनल। यस, हाउ कैन दे डू इट? फिर उसके बाद नहीं नहीं कल आएगी, ऐसा बोली थी। यस, मतलब हाउ डू दे टॉक लाइक दिस? आई वंडर समटाइम हाउ दे डू दिस। चलो, कैन बी यूज एज फर्टिलाइजेशन लिख रही हूँ, फर्टिलाइजर होगा। यस, फर्टिलाइजर होगा। नेक्स्ट है, आखिर ये यूरिया बनता क्या है? ये बनते हैं हिपैटोसाइट्स, यानी कि सेल्स ऑफ लिवर में, ठीक है। हिपैटोसाइट्स में बनते हैं। हिपैटोसाइट्स क्या होते हैं? हमारे सेल्स ऑफ लिवर। वहां पे एक साइकिल चलती है जिसका एंड प्रोडक्ट होता है यूरिया। उस साइकिल का नाम क्या होता है? यस, यूरिया साइकिल। इसका नाम क्या होता है? क्रेब हेंसलेट साइकिल। क्रेब हेंसलेट साइकिल, ठीक है। लास्ट वाले पे आ रहे हैं, यूरिक एसिड। यूरिक एसिड कैसे बनता है गाइस? कैसे बन रहा है यूरिक एसिड? ये बन रहा है N2 ग्रुप ऑफ प्यूरिन से। ये कहां से बन रहा है? नाइट्रोजन ग्रुप ऑफ प्यूरिन्स। प्यूरिन्स यानी कि जब डीएनए टूटता है, एडेनिन, गुआनिन जब टूटते हैं नाइट्रोजनस बेस, तब यूरिक एसिड बनता है, ठीक है। अब आते हैं एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल मैं ब्लू कलर से लिख रही हूं। इसके एग्जाम्पल से सबसे ज्यादा पीवाईक्यूज आए हैं आज तक। पूरा चैप्टर एक तरफ, अब जो मैं एग्जाम्पल से लिखवाने वाली हूँ ये एक तरफ। जब आप पीवाईक्यू प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे यही इसी एक लाइन से सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। हाँ, डीएनए भी टूटता है, तभी तो बुढ़ापा आता है। हर रेप्लिकेशन के बाद आपके डीएनए की लेंथ छोटी होती है, पता है ना आपको। आफ्टर 53 cycles of duplication, your DNA becomes short, due to which it leads to aging because you miss on compounds. That is how the scientist explains aging. Examples. Yes, guys. So, amonotelic, aquatic animals. यूरियोटेलिक, जिसमें आ गए आपके मैमल्स, ह्यूमंस, एम्फीबियंस, शार्क, ये सब हो गए यूरियोटेलिक, ठीक है। फिर आगे नेक्स्ट यूरिकोटेलिक एग्जाम्पल, इंसेक्ट, लैंड स्नेल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स। एग्जाम में अपना नाम भूल जाना, बट ये 4 एग्जाम्पल मत भूलना। बता दे रहे हैं तुमको। मैम यूरिया में NH3 की जगह NH2 आएगा। अच्छा बेटा, सॉरी बच्चों, थोड़ा सा कहना आजकल कम केमिस्ट्री भूल सा गए हैं। एनडी सर की क्लास लगाएंगे कल से, नया वाला बैच ले लूंगी मैं सर का। कोई ना, बुढ़ापा ऐसा होता है, देखो बाल भी सफेद हो रहे हैं, पहले से डीएनए भी छोटा हो गया है, थोड़ा माइंड मत कीजिएगा।
MIP ज्वाइन कर लेती हूँ। सही कह रहे हो वैसे तो। हमारे तो केमिस्ट्री के टीचर इतने हॉट ही नहीं थे, है ना, ना इतने गुड लुकिंग थे कि हम उनसे पढ़े। हमें पढ़ाती थी मैम, जैसे ही केमिस्ट्री बनाने लगते थे क्लास में, मैम तुरंत ही सुना देती थी, पढ़ो लिखो नहीं, बकवास करो बस दिन भर। तो इसलिए केमिस्ट्री ना वहां बन नहीं पाई बेटा बढ़िया से। लिख लिया सबने? एवरीबॉडी इन द चैट सेक्शन? अब एंडी सर हमसे कॉम्प्लीमेंट लेके खुश काहे होंगे बताइए? कोई सुंदर सज्जन लड़की, है ना, अविवाहित स्त्री सर को हैंडसम बोले तो सर खुश भी हो, कॉम्प्लीमेंट ले भी। अब मैं बोलूंगी तो सर को लगेगा बहन तारीफ कर रही है, वो कहेंगे मैम तो करेंगी ही मेरी तारीफ, है ना। चलो अब आते हैं नेक्स्ट हेडिंग, ह्यूमन। अरे अपने आप काम कर रहा है, एआई तो मेरी क्लास में चल रहा है गाइस। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। मैम यूनानी टिबिया का कितने मार्क्स में जनरल कैटेगरी में? देखना पड़ेगा बेटा, मेरे पास लिस्ट तो पड़ी है। यूनानी टिबिया यही मेरे घर के पीछे है कॉलेज में, बता दूं, बिल्कुल पास में ही कॉलेज है, टिबिया कॉलेज। उसके साथ में एक पकौड़े वाला है, ओम जी केटरर्स, वेरी पॉपुलर। 99 रुपीज के सुबह 10 बजे तक छोले भटूरे विद सलाद एंड लस्सी कॉम्बो। बच्चों को देखा खाते हो, ऐसा मत सोचो मैं खाती हूँ, मेरे को तो छोले भटूरे पसंद ही नहीं है। हाँ पकौड़े वाले भी हैं हाँ साथ में। यस चलो चलो आगे एक्सक्रीटरी सिस्टम बना दो, इससे पहले तुम मेरे को जज करो। ये राइट वाली हो गई नीचे, ये लेफ्ट वाली बना देते हैं थोड़ी सी ऊपर। राइट वाली नीचे क्यों है, लेफ्ट वाली ऊपर क्यों? लीवर के कारण, लीवर। ये यूरेटर बना लेते हैं, ओब्लिक ओपनिंग बना ली।
ओके गाइस, प्लीज ड्रॉ द डायग्राम। तो मार्क्स इंप्रूविंग प्रोग्राम की ही बात करो, ये नहीं कि ढंग से पहले ही मार्क्स ले आए। पहले हम मार्क्स कम लाएंगे, फिर हमें मार्क्स इंप्रूवमेंट चाहिए। सही में, मतलब जिंदगी में इतनी मुश्किलें हैं, ये नहीं कि पढ़ ले मार्क्स अच्छे ले आए। नहीं, मार्क्स इंप्रूवमेंट बताओ कैसे करना है। पूरा ढंग से पढ़ाते हैं, मन लगा के पढ़ाते हैं तुम्हें क्लास में, कोई कमी नहीं छोड़ते किसी टॉपिक में। बट नहीं, मार्क्स इंप्रूवमेंट चाहिए। सो दिस इज अ प्रॉब्लम विद जेन जी। मिलेगा बेटा, सबको मिलेगा। एवरी ईयर वी डू दिस। ये पहला साल नहीं है हमारा। और मैं अभी पूछ भी लेती हूँ टीम से, क्योंकि मेरे कान में प्रॉब्लम थी, तो कल मैं टीम से बिल्कुल भी बात नहीं कर पाई। मैं फोन ही कम उठा रही थी, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था ना ईयरफोन्स लगाने हैं, ना राइट साइड फोन यूज करना है, क्योंकि इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। और मैंने स्टेरलाइज भी किए अपने ईयरफोन्स वगैरह सब। हाँ, टोपी है भाई किडनी के ऊपर, बिल्कुल सही, बिल्कुल टोपी है। चल भाई, एक्सप्लेन किया जाए। माई ईयर इज फाइन। आई वोंट से कि बिल्कुल ठीक हो गया, फिर मैं जाऊंगी आज करुण को दिखाने। चले भाई, पहले एक्सप्लेन करते हैं, फिर आगे चलते हैं। चलिए, एवरीबडी प्लीज लुक एट द बोर्ड। So as you can see, this is our excretory system. The system which is designed to produce urine with nitrogenous waste. But सबसे पहले सवाल ये उठता है कि आखिर नाइट्रोजनस वेस्ट क्यों नहीं रह सकता शरीर में? क्योंकि नाइट्रोजन हैज अ टेंडेंसी टू फॉर्म टॉक्सिक कंपाउंड्स इन आवर बॉडी, like ammonia, like urea, like uric acid. That's why we need a dedicated system to get rid of these toxic chemicals or molecules. And this is a system we have which is called as excretory system. इस excretory system में सबसे पहले आपको bean shaped, क्या दिखेगी? bean shaped, kidney shaped, rajma shaped, ठीक है, क्या दिखेगी? kidneys. So we have one pair of kidney which is located on the dorsal side of the body, not on the ventral side of the body. यानी कि अगर पीछे मुक्का लग रहा है तो किडनी पे लग रहा है, आगे मुक्का लगेगा तो पेट पे मुक्का लगेगा। ठीक है बच्चों, सो इस तरीके से अरेंज्ड है। फिर आते हैं नेक्स्ट, जस्ट अबव द किडनीज, जो आपकी एनसीईआरटी में नए करेक्शन है। एक टीचर हमारे बहुत प्यारे, हमारे बीच में, हमारी फ्रेटर्निटी में, जो गलतियां बताते हैं। तो खैर, हम पढ़ाते तो पहले सही थे, बट अब उन्होंने एनसीईआरटी भी करेक्ट करा दिया, तो दैट्स गुड। तो यहाँ पे किडनी के ऊपर, अबव द किडनी प्रेजेंट होता है हमारा इमरजेंसी ग्लैंड, जिसका नाम है एड्रीनल ग्लैंड। क्या नाम है इसका? एड्रीनल ग्लैंड, जिसे हम इमरजेंसी ग्लैंड भी बोलते हैं, जिसे हम सुप्रारीनल ग्लैंड भी बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं आगे। अब यहाँ पे ये जो आपको एक वन अनपेयर्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है, विच टेम्पररी स्टोर्स यूरिन, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे यूरिनरी ब्लैडर। क्या बोलेंगे इसे? यूरिनरी ब्लैडर। टेम्पररी स्टोर करता है यूरिन, बट मुझे लगता है पुरुषों में तो ये होता ही नहीं है। क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि जब भी इनको सुसु आता है तो इनको जाने का ही है, ये 2 सेकंड नहीं रोक पाते। उसके बाद ऐसा लगता है कि ये जो ब्लैडर है ये आहट ही तब देता है जब इसे निकलना रहता है, कि भाई अब नहीं तो मैं निकल जाऊंगा। ये तुरंत ही भागते हैं, इनका ये काम थोड़ा डिफेक्टिव है, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। यूरिन बाहर निकलने के लिए डक्ट भी चाहिए, उस डक्ट का नाम क्या है? यूरेथ्रा। क्या नाम है? यूरेथ्रा। ठीक है, अब किडनीज तक यूरिन, ब्लैडर तक कौन लेकर आएगा? वन पेयर स्ट्रक्चर कॉल्ड यूरेटर्स। कौन है? यूरेटर्स। बट आखिर ये नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट कहां से फिल्टर कर रहे हो गाइस? ये तो बताओ पहले। यस, कहां से फिल्टर कर रहे हो? ब्लड से ना। ब्लड को फिल्टर करोगे तभी तो यूरिया बाहर निकालोगे, यूरिन बनाओगे, तो ब्लड को भी तो लेकर आना पड़ेगा। तो ब्लड को अंदर लाने का काम किसका है? रीनल आर्टरी का। किसका काम है? रीनल आर्टरी। तो रीनल आर्टरी में जो ब्लड होगा उसमें टॉक्सिक कंटेंट होगा, जिसे हम क्या करेंगे? फिल्टर करेंगे। और फिर जो ब्लड
किडनी से वापस जाएगा बॉडी में, वो फिल्टर्ड ब्लड किसके थ्रू जाएगा? रीनल वेन के थ्रू। किसके थ्रू जाएगा? रीनल वेन के थ्रू। तो रीनल आर्टरी में अगर देखा जाए तो बहुत सारा है टॉक्सिक कंटेंट, रीनल वेन में टॉक्सिक कंटेंट कम है क्योंकि फिल्ट्रेशन हो चुका है। पहले बताओ डायग्राम समझ में आया या नहीं आया? जल्दी बताएंगे सब चैट बॉक्स में। अब मैं एक एनसीईआरटी से हटके एक कॉन्सेप्चुअल टॉपिक यहां लिखवा रही हूं, जो है रूट मैप ऑफ यूरिया। रूट मैप ऑफ यूरिया। रूट मैप ऑफ यूरिया। यूरिया बनता कहाँ है और फिल्टर कैसे होता है उसको पूरा मैप है। इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन आए थे नीट में, इसलिए इस टॉपिक को पढ़ाना बहुत जरूरी है। यूरिया बनता कहाँ है सबसे पहले तो ये बताओ चैट बॉक्स में। पिछली स्लाइड में मैंने बताया था। यस बच्चों, ये हमारा लिवर, लिवर में हो रहा है सिंथेसिस ऑफ यूरिया। क्या हो रहा है लिवर में? एवरीबॉडी विद मी। अभी कोई कुछ नहीं लिखेगा, अभी सब मैम के साथ बोलेंगे। सिंथेसिस ऑफ लिवर, सिंथेसिस ऑफ यूरिया। कहां हो रहा है यूरिया का फॉर्मेशन? कोई कुछ नहीं लिखेगा, मैं टाइम दूंगी। कहां हो रहा है यूरिया का फॉर्मेशन? लिवर में। कहां हो रहा है यूरिया का फॉर्मेशन? लिवर में। ठीक है। अब लिवर से ये यूरिया जाएगा हिपैटिक वेन में। कहां जाएगा सबसे पहले? हिपैटिक वेन में। तो वेन में सबसे ज्यादा यूरिया भी होगा और सबसे ज्यादा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी होगा। ठीक है। तो ये जो हिपैटिक वेन है इसमें मैक्सिमम यूरिया होता है। कितना यूरिया होता है इसमें? मैक्सिमम यूरिया होता है। ठीक है। अब हिपैटिक वेन ज्वाइन करती है इंफीरियर वेना कावा, क्योंकि डायफ्राम से जितने भी नीचे ऑर्गन्स होते हैं उससे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेता है? इंफीरियर वेना केवा। अब इंफीरियर वेना केवा से ब्लड कहां जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जाएगा इंफीरियर वेना केवा से? सर्कुलेशन वाला चैप्टर बताओ, कौन से वेंट्रिकल में जाएगा, कौन से एट्रियम में जाएगा? अभी का वेरी गुड। अब ये ब्लड जाएगा राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से यही ब्लड कहां जाएगा? राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से ये लंग्स के पास किसके थ्रू जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। पल्मोनरी आर्टरी से अब ये जाएगा लंग्स के पास। अब लंग्स पे इसमें यूरिया है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था ना। ब्लड तो क्या हो गया? ऑक्सीजनेटेड, बट यूरिया अभी भी है। यहां तक ब्लड में 2 प्रॉब्लम थी, डीऑक्सीजनेटेड भी था और यूरिया भी था। बट लंग्स में जाने के बाद ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो गया बट यूरिया अभी भी है। ठीक है। अब ये पल्मोनरी वेन के पास जाएगा। पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन से ये कहां जाएगा? लेफ्ट एट्रिया। लेफ्ट एट्रिया से कहां जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से डॉर्सल एओर्टा। डॉर्सल एओर्टा से कहां जाएगा? रीनल आर्टरी, यानी कि किडनीज के पास जाएगा ये ब्लड। रीनल आर्टरी कहां जाएगी? किडनीज। किडनीज में होगा फिल्ट्रेशन, यानी कि यहां बन जाएगा यूरिन। और फिर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और सबसे कम यूरिया फिल्टर हो चुका है, अब कहां जाएगा? ये रीनल वेन। रीनल वेन का ब्लड विल अगेन ज्वाइन विद इंफीरियर वेना केवा। दिस इज अ ब्लड फ्लो, कंप्लीट ब्लड फ्लो। Now my few questions to you guys based on this route map. पहला सवाल, नीट में यही डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। सिंथेसिस ऑफ यूरिया कहाँ होता है? सिंथेसिस ऑफ यूरिया कहाँ होता है? पहला सवाल। मैक्सिमम यूरिया किस आर्टरी वेन में होता है? लीस्ट यूरिया, सबसे कम यूरिया किस आर्टरी वेन में होता है? 3 सवाल, आंसर्स इन द चैट सेक्शन। तीनों आंसर देने हैं। तो सबसे पहले सिंथेसिस ऑफ यूरिया कहां हो रहा है? लिवर में। वेरी गुड। सबसे ज्यादा यूरिया कहां होता है? हिपैटिक वेन में। और सबसे कम यूरिया किस में होता है? रीनल वेन में, क्योंकि फिल्ट्रेशन हो चुका है। ये 3 सवाल आएंगे इस टॉपिक से। अब हम जो ये डायग्राम बनाया हमने ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का,
इस डायग्राम को अब हम डिटेल में समझेंगे, एक एक चीज को समझेंगे डिटेल में। आप तैयार हो जाओ खूब सारे डायग्राम बनाने के लिए। जितने एनसीईआरटी में वो तो सब बनाने ही बनाने हैं। लो भाई, चला जाए फिर डायग्राम की दुकान पे। हाँ भाई, चला जाए डायग्राम की दुकान पर। लिख लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बच्चों, नाउ वी विल मेक द डायग्राम ऑफ किडनीज। ठीक है, चलो। तो पहला स्ट्रक्चर आज की क्लास में जो डिटेल में समझाया जाएगा वो है किडनी। इसको यहीं पे बना लेती हूँ यार, ऐसे। ये होती है नॉच, बेंड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड नॉच।
बनाओ। मोमो मेकिंग समोसा हैपन। चले भाई, अभी टाइम क्या हुआ है? 1:03, 1:05 we will start. समीर, लास्ट ईयर का पेपर पढ़ के जाइयो, सेम ही आएगा इस साल, ठीक है? नहीं तनिष्का, another 40 seconds guys. मैं डीपीपी देती ही नहीं बेटा, सब अड्डा ने इतना सारा कंटेंट आपको दे रखा है, इतनी सारी बुक्स दे रखी है, आपको डीपीपी चाहिए तो चलो मैं प्रोवाइड कर देती हूँ। चलो आ जाओ, आ जाओ गाइस। तो यहाँ पे ये हमारा किडनी का स्ट्रक्चर है, एक डेडिकेटेड डायग्राम अगर आप देखेंगे तो एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। सो दिस इज एलएस ऑफ किडनी। सो ये द फिगर रिप्रेजेंट्स द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ ह्यूमन किडनी। बहुत छोटी सी होती है, बहुत छोटी सी, आप सोच भी नहीं सकते इतनी छोटी होती है, ठीक है? अब आइए इधर, तो यहाँ पे सबसे पहले इसकी आउटर कवरिंग से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो सबसे बाहर वाली जो लेयर है हमारी किडनी की, उसे हम कहते हैं रीनल फेशिया। क्या कहते हैं उसको? रीनल फेशिया। व्हाट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग कॉल्ड एज रीनल फेशिया, जो किससे बनी होती है? डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू फॉर स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी, द फाइब्रस कोट, बिल्कुल सही। उसके बाद we have the second layer which is called as adipose tissue layer. adipose layer फैट से बनी होती है, तो इसका काम क्या होता है? शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है ये, ठीक है? तो इसका क्या काम हो गया? ये फैटी टिश्यू से बनी है और अक्सर इसका काम क्या होता है? शॉक एब्जॉर्बर। फिर उसके बाद इनर मोस्ट लेयर पे आते हैं, ठीक है? वो इनर मोस्ट लेयर का नाम क्या है बच्चों? उसका नाम है रीनल कैप्सूल। क्या नाम है उसका? रीनल कैप्सूल। रीनल कैप्सूल किससे बनी होती है? अगेन डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है, तो यानी कि डबल प्रोटेक्शन दी जाती है किडनीज को, ठीक है बच्चों? तो इन सब का काम क्या है? तीनों का काम है स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराना एंड सपोर्ट प्रोवाइड कराना। स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट, कि टिश्यू खराब ना हो जाए, ऑर्गन खराब ना हो जाए। फिर उसके बाद जो किडनी है दो सेक्शंस में बटी हुई है, एक लाइटली स्टेन्ड और एक डार्कली स्टेन्ड। जो लाइटली स्टेन्ड एरिया है उसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं, जो आउटर साइड होता है, प्लस ये लाइटली स्टेन्ड होता है, ये कम रंग पकड़ता है, इसलिए इसे कॉर्टेक्स कहते हैं, ठीक है? फिर वहीं पे आप किडनी के अंदर साइड देखेंगे जो मैंने रेड कलर से बनाया है, दिस रेड पोर्शन इज कॉल्ड एज मेड्यूला। यह है मेड्यूला, जो कि इसका अंदर का हिस्सा है, और ये डार्कली स्टेन्ड हिस्सा होता है, ये रंग ज्यादा पकड़ता है एज कंपेयर टू कॉर्टेक्स, ठीक है? फिर जो खून लाने वाली आर्टरी है, खून लाने वाली आर्टरी कौन है? रीनल आर्टरी। और जो वापस
फिल्टर ब्लड लेके जाएगी वो कौन सी होगी हमारी रीनल वेन। कौन सी होगी? रीनल वेन। और जो यूरिन बाहर लेके जाएगी किडनी से उसका नाम क्या होगा? यूरेटर्स। क्या नाम होगा? यूरेटर्स। जहां ये सारी चीजें घुसती हैं और निकलती हैं उस हिस्से को हम कहते हैं नॉच, हाइलम। क्या कहते हैं इस हिस्से को? इस हिस्से को हम कहते हैं हाइलम। हाइलम क्या होता है? नॉच, जहां पे सारी आर्टरीज घुसती हैं, वेन्स बाहर निकलती हैं। ठीक है? यस, एक सेकेंड, चलो डन बच्चों। अब आते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पे आपको पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे। दीज पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज रीनल पिरामिड्स और मेडुलरी पिरामिड्स। क्या क्या नाम है इनका? या तो इन्हें हम बोलते हैं रीनल पिरामिड्स या इनको हम बोलते हैं मेडुलरी पिरामिड्स। या क्या बोलते हैं? मेडुलरी पिरामिड्स। ये आपके 7 to 17 इन नंबर होते हैं पर किडनी। 7 से 17, 1 से 17 नहीं है, 7 से 17 इन नंबर होता है। और इसी के अंदर प्रेजेंट होता है आपका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन। ठीक है? अब इनके बीच में आपको कॉलम्स दिख रहे हैं। इन कॉलम्स को हम कहते हैं कॉलम्स ऑफ बर्टिनी। क्या कहते हैं? जो पिरामिड्स के बीच में कॉलम्स होते हैं उनको हम कहते हैं कॉलम्स ऑफ बर्टिनी। ठीक है? ये क्या है? कॉलम्स ऑफ बर्टिनी, कॉर्टिकल इन्वेजिनेशन इनटू मेड्यूला। इसका मतलब क्या है? ये वो हिस्सा है कॉर्टेक्स का जो मेड्यूला में घुसने की कोशिश कर रहा है जबकि वो इसका हिस्सा नहीं है। ठीक है? यस। फिर आते हैं नेक्स्ट पे बच्चों। ये जो पूरा खाली एरिया आपको बीच में दिख रहा है, इस पूरे खाली एरिया को हम कहते हैं रीनल पेल्विस। क्या कहते हैं इसे? रीनल पेल्विस। जहां पे कौन सी एपिथेलियम प्रेजेंट होती है? ट्रांजिशनल एपिथेलियम। कौन सी एपिथेलियम प्रेजेंट होती है? ट्रांजिशनल एपिथेलियम। और इन पिरामिड्स के नीचे जो छोटे छोटे एरियाज है जो मैंने व्हाइट कलर से बनाया है, छोटे छोटे एरिया, ये इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं कैलिक्स। कैलिक्स। ये है पूरा स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। अब इसके बाद में इंफॉर्मेशन लिखेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड पे। लिखिए इसको। एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए डायग्राम की। आजकल डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी मार्केट में बहुत चल रहे हैं। बिल्कुल आते हैं पायल दीदी। रीनल वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती है, बिल्कुल काव्या दीदी। मेड्यूला इज द इनर पार्ट जिसके अंदर रीनल पेल्विस होता है, जिसके अंदर कैलिक्स होता है। चलिए अब नेक्स्ट अबाउट द किडनीज, द इंफॉर्मेशन, द नोट्स अराउंड किडनीज। चले, सो व्हेन आई से किडनीज, इसकी इंफॉर्मेशन नोट्स यहाँ पे लिखेंगे, आप डायग्राम के नीचे लिख सकते हैं। मैं वापस इसलिए लिख रही हूँ कि आपको पता रहे कि किडनी के बारे में मैंने लिखा है यहाँ पे। तो हाउ मेनी किडनीज आर प्रेजेंट? यस, हाउ मेनी किडनीज? वन पेयर। सो किडनीज आर पेयर्ड स्ट्रक्चर्स। They are paired structure. Now talking about its location, it is present dorsally or ventrally. कहाँ present है? Dorsally located. Dorsally present. ये शरीर के dorsal side होती है, ना कि ventral side. The location of kidneys between last thoracic vertebrae and third lumbar vertebrae के बीच में present होती है. ठीक है? Located between last thoracic vertebrae जिसे हम कहते हैं T12 एंड lumbar vertebrae जिसे हम कहते हैं L3। L3 पोजीशन कैसी है इसकी? रेट्रो
पेरिटोनियल, पोजीशन कैसे है, रेट्रोपेरिटोनियल। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेट्रोपेरिटोनियल? इसका मतलब यह है कि एक तरफ से ही पेरिटोनियम से कवर्ड है। क्या मतलब है इसका? कवर्ड बाय पेरिटोनियम ऑन ओनली डॉर्सल साइड, वेंट्रल साइड पे पेरिटोनियम इज एब्सेंट। अब आप कहेंगे मैम पेरिटोनियम क्या है? द बॉडी वॉल। क्या है? बॉडी वॉल। तो बॉडी वॉल एक तरफ है, दूसरी तरफ नहीं है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, रीनल पेल्विस कैसे एपिथेलियम था? ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ये हो गया किडनीज के बारे में। अब जो सेकंड स्ट्रक्चर है हमारे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में आफ्टर किडनीज, वो क्या है? यूरेटर्स। लेट्स टॉक अबाउट यूरेटर्स। पेयर्ड और अनपेयर्ड स्ट्रक्चर देखिए और मुझे बताने की कोशिश कीजिए। पेयर्ड और अनपेयर्ड, अगेन दे आर पेयर्ड स्ट्रक्चर्स। कैसी ओपनिंग बनाई है मैम ने इसकी ब्लैडर में? ओब्लिक बनाई है या स्ट्रेट बनाई है? डायग्राम अच्छे से देखो। ओब्लिक ओपनिंग इन यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर। इनके पास वाल्व्स नहीं होते टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ यूरिन, इसलिए इनकी ओपनिंग कैसी है? ओब्लिक। ठीक है। क्या लेंथ होती है? 25 से 30 सेंटीमीटर लेंथ होती है यूरेटर्स की। व्हाइटिश कलर की होती है। एपिथेलियम इनका भी कौन सा होता है? ट्रांजिशनल एपिथेलियम। अब नेक्स्ट ऑर्गन है हमारे इसके बाद यूरिनरी ब्लैडर। पेयर्ड और अनपेयर्ड? यस गाइस, पेयर्ड और अनपेयर्ड? अनपेयर्ड, सिंगल होता है। क्या काम होता है ब्लैडर का? क्यों है ब्लैडर तुम्हारे पास यार? क्यों है ब्लैडर तुम्हारे पास? टू टेम्पररी स्टोर व्हाट? यूरिन। मेन फंक्शन क्या है इसका? टेम्पररी स्टोरेज ऑफ यूरिन। कौन सी मसल्स होती है जिसपे दबाव डालते हो तो छु 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 निकल आता है? आई आई, यस। कौन सी मसल्स है? डेट्रूसर मसल्स। डेट्रूसर मसल्स causes contraction for urination। ठीक है। नेक्स्ट, कौन से रिसेप्टर्स होते हैं इनके पास जो सिग्नल देता है ब्रेन को कि अब छुछू आया चलो क्लास से? इनके पास होते हैं स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर्स कॉल्ड स्ट्रेच रिसेप्टर्स। ये किसको सिग्नल भेजते हैं? ये सिग्नल भेजते हैं टू सीएनएस। पहले यूरिन भरेगा, फिर सिग्नल जाएगा, फिर ब्रेन कहेगा चलो बेटा उठो, चलो मूत्र विसर्जन के लिए। इसके पास भी कौन सा एपिथेलियम होता है? ट्रांजिशनल एपिथेलियम। अगर आप बहुत, ये अक्सर लड़कियों के बारे में मैं बता रही हूँ, महिलाएं जो है यूरिन को बहुत लंबे टाइम तक स्टोर करे रखती हैं ब्लैडर में, और एक टाइम ऐसा आता है जब यूरिन लीकेज का प्रॉब्लम महिलाओं में सबसे ज्यादा होता है। दो कारण होते हैं महिलाओं के यूरिन लीकेज के। ठीक है। एक तो महिलाएं जो है टाइट क्लोथ्स नहीं पहनती एक उम्र के बाद, ये गाउन पहन के घूमती है। Not to say this, but this is a lifestyle problem, guys, and I have seen lot of ladies, they don't wear inner wear। ठीक है। इनर वेयर नहीं पहनती हैं, जिसके कारण शरीर कसा नहीं रहता है। When the body becomes loose and flaccid, the first problem they suffer from is urine leakage। ये दादी नानियों का सबसे कॉमन इशू है, क्योंकि गाउन पहनती हैं,
ठीक है, घर में है तो मतलब इनके गाउन शुरू हो जाते हैं, फिर ऊपर चुन्नी लगा लेती हैं। दिस इज अ एवरी होम, ठीक है। बट कुछ लेडीज होती है जो सुबह पहनती है कि ठीक है नहा धो के पहन लिया, उसके बाद फिर अपना प्रॉपर ड्रेस पहनती है। यस, ऐसा ही रहना चाहिए कि प्रॉपर ड्रेस पहनो आप। इनर वेयर इज इंपॉर्टेंट फॉर बोथ बॉयज एंड गर्ल्स। दिस इज अ लाइफ स्टाइल इशू। लड़कों में भी प्रॉब्लम यही होती है कि लड़के जो हैं बहुत खुले खुले चड्डे पहनते हैं, इतना खोल देते हैं चड्डे कि मतलब इतने खुले खुले बॉक्सर पहनते हैं कि शरीर कसता नहीं है बेटा। एंड शरीर जब कसता नहीं है तो आपकी सारी मसल्स फ्लैसिड होती है, और उसके कारण लीकेज शुरू हो जाता है, स्पिंस्टर्स पोजीशन पे नहीं रहते। ठीक है, इवन इफ योर इनर वेयर इज लूज, दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। अब ये नहीं कि भाई इतना लूज हो गया है पहन के घूम रहे हैं, अबे नहीं, 100 साल का कोई उसको इनाम नहीं देना है। इफ इट इज लूज, रिप्लेस इमीडिएटली, वरना आपको आगे जाके व्हेन यू विल गो इनटू 40s ऑफ योर एज, लड़कियों में प्रॉब्लम क्या होती है ना, बच्चे भी पैदा होते हैं तो सिस्टम वैसे ही लूज हो जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि सिस्टम खुलता है पूरा। ठीक है, इसलिए लड़कियों में ज्यादा प्रॉब्लम होती है। बट लड़कों में फिर और दूसरी प्रॉब्लम होती है यूरिन की, उनको हाइड्रोसील हो जाता है। अब हाइड्रोसील क्या है, इनकी जो टेस्टिस होते हैं उसमें पानी भर जाता है। दिस इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट प्रॉब्लम इन इंडियन मेन, पानी भर जाता है। यस, और वो क्यों भर रहा है, खुला रखते हैं बस, हवा आनी चाहिए। ऐसा नहीं होता, कभी कभी एक टाइम होता है दिन का जब आप खुले भी रखिए, एक टाइम होता है जब आपको उसे कसा हुआ भी रखना है। देयर शुड बी अ बैलेंस, नॉट ऑलवेज अ सेम। ठीक है बच्चे, यस। चलो, अब ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम है। अब देखो मसल्स पढ़ा रही हूँ ना हर जगह, अब इन मसल्स को इनकी पोजीशन पे रखना भी बहुत जरूरी है, इन्हें टाइट रखना बहुत जरूरी है। जैसे आप बॉडी बिल्डिंग में टाइट रखते हैं अपनी मसल्स, तो ये भी मसल्स है गाइस, समझो। अब आते हैं नेक्स्ट, यूरेथ्रा। आजकल एडल्ट डाइपर्स देखो आप कितने बिकते हैं। यस, एडल्ट डाइपर्स देखिए कितने मार्केट में बिक रहे हैं। कि उसका रीजन क्या है, महिलाओं को लीकेज का प्रॉब्लम रहता है। मतलब आई हैव सीन अ लेडी हु केम टू माय हाउस ऐसे मिलने, तो उस टाइम क्या हुआ, आंटी को लीकेज का प्रॉब्लम उन्हें फील ही नहीं होता, बिकॉज फॉर देम इट इज नॉर्मल, बॉडी हैज अडेप्टेड दिस। जब वो आंटी गई, मेरा पूरा सोफा यूरिन महक रहा था। मैंने सोचा यार ये हुआ क्या है, हुआ क्या है, हुआ क्या है। बहुत टाइम एनालाइज किया, फिर मैंने उनकी बहू से बात की। शी इज ऑफ माई एज, आई टॉक हर आउट, मैं बात कर ली, तो मैंने कहा यार कुछ यूरिन वूरिन का प्रॉब्लम है क्या आंटी को। मैंने इनडायरेक्टली पूछा, आंटी ऐसे चल रही थी, तो उसने कहा हाँ यार लीक हो जाता है। देन आई रियलाइज कि भाई यही हुआ है। वो स्मेल जाए ना जाए ना, एक दिन मुझे लगा चलो बारिश के कारण तो नहीं हो गई, ऐसे तो नहीं हो गई, पर सोफे में है ही वो स्मेल ही थी। अब उसके बाद पूरा ड्राई क्लीन कराया हमने। सो आपको पता नहीं चलेगा, बट ये प्रॉब्लम है, एंड दिस इज अ वेरी सीरियस इशू कि थोड़ा थोड़ा यूरिन लीक होता रहता है, स्फिंक्टर खराब हो जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं यूरेथ्रा। अब यूरेथ्रा क्या है, इसके पास डबल स्फिंक्टर है। ठीक है, यूरेथ्रा के पास दो स्फिंक्टर होते हैं। देखो अब खराब कैसे हुआ मैं तुम्हें बताती हूँ। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे एक इंटरनल स्फिंक्टर है जो हमारा शरीर कंट्रोल करता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग, और एक है एक्सटर्नल स्फिंक्टर जो हम कंट्रोल करते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग। यानी कि जब आप यूरिन करते हैं तो उसमें दो लोगों की मर्जी होती है, एक आपकी दिमाग की और एक आपकी इच्छा की। अगर दिमाग कह रहा है यूरिन आ रहा है बट आपको स्पेस नहीं मिल रहा करने का, तो आप नहीं करेंगे यूरिन। वाई, सिग्नल तो लगा हुआ है ना, फिर भी क्यों नहीं यूरिन हो रहा, क्योंकि आपने रोका हुआ है। इट इज योर विश। तो एक स्फिंक्टर आप कंट्रोल करते, एक स्फिंक्टर बॉडी कंट्रोल करती है। जो बॉडी कंट्रोल करती है, तो इनसे याद रखना, इनवॉलेंट्री, यानी कि बॉडी कंट्रोल कर रही है, और बाहर वाला वॉलेंट्री। तो सबसे पहले प्रोसेस होता है क्या है कि बॉडी से सिग्नल आता है कि यूरिन आ रहा है, फिर आप अपनी जगह से उठते हैं, वॉशरूम जाते हैं, फिर आप अपनी बॉडी को सिग्नल देते हैं नाउ आई एम रेडी। व्हेन यू गिव दिस सिग्नल, यूरिन अपने आप हो जाता है। सो कैन यू सी हाउ द बॉडी बैलेंसेस योर विश एंड सेल्फ विश। यही ट्रेनिंग बच्चों को देने में सबसे ज्यादा टाइम लगता है।
दिस इज कॉल्ड डेवलपमेंट ऑफ वॉलंटरी रिफ्लेक्सेस। ठीक है, दो स्पिंस्टर। अब यूरेथ्रा मेल और फीमेल में अलग है, ह्यूमन मेल एंड फीमेल में अलग है। मेल में ये काफी लॉन्ग होता है क्योंकि वहां पे टैक्ट एज यूरिनोजेनाइटल डक्ट, दो काम कर रहे हैं, स्पर्म का रास्ता भी है और यूरिन का रास्ता भी है। एक जलजला है, एक एल्कलाइन है। तो अगर लड़के बहुत एसिडिक फूड खाते हैं तो बहुत ज्यादा यूरिन एसिडिक बनता है। इतना एसिडिक यूरिन बनता है तो अगर उसके बाद सीमेन पास करेगा तो वो उसे ही बैलेंस करता रह जाएगा। ऐसे लड़कों की फर्टिलिटी इशू भी होता है। आप समझो आपके खाने पीने से ही पूरी आपकी जिंदगी है। अगर आप बहुत ज्यादा एसिडिक फूड खा रहे हैं जिसकी तासीर एसिडिक है, गर्म है, तो आपके सीमेन को उतना ही मेहनत करनी पड़ेगी उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए, और उसे न्यूट्रलाइज करने में आपके स्पर्म डैमेज होने शुरू हो जाएंगे। एंड जब स्पर्म डैमेज होगा तो जो बच्चा है वो भी कहीं ना कहीं अफेक्टेड होगा। क्यों? क्योंकि आपका जर्म सेल इफेक्ट हो गया। ठीक है बच्चे, तो इसलिए मेल्स को अपनी हेल्थ का और भी ध्यान रखना चाहिए बिकॉज मेल्स में स्पर्म्स आर वेरी सेंसिटिव टू पीएच। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। विशाल तेरा अच्छा हुआ मैं बाहर का खाना कम खाता हूँ। ये देखिए, ये हमारे धृतराष्ट्र आए हैं, ये 100 पुत्र पैदा करेंगे, नालायक। ये मेरी क्लास का चंगेज खान बनेगा। हाँ, सब सब इन्हीं का इंतजार कर रही हैं कन्याएं, विशाल जी आएंगे। तभी तो विशाल जी आज से इतना कंट्रोल कर रहे हैं, बाहर का खाते नहीं है, सात्विक भोजन खाते हैं। एक बहुत फेमस सांड है, पता है ना तुम्हें, 10 करोड़ का सांड, वही मथुरा में ही है। तो उसका सीमन लेके सबको इंसेमिनेट किया जाता है, गाय को। है विशाल? गुड गुड, कीप इट अप बेटा। आगे की सोचनी चाहिए हमेशा, क्या पता। हम्म, नालायक है ये। चलो अब आते हैं फीमेल। फीमेल में लेंथ क्या होती है? शॉर्ट होती है, और यहाँ पे ओनली यूरिन। बट द प्रॉब्लम इज लड़कियों को यूरिन इन्फेक्शन सबसे ज्यादा होता है क्योंकि यूरेथ्रा का लेंथ छोटा होता है। ठीक है, समझ लो बात को। यूरेथ्रा का लेंथ छोटा होता है तो तुरंत से पकड़ लिया जाता है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन बाहर हुआ तुरंत अंदर आ जाता है बॉडी के। लड़कों का लेंथ यूरेथ्रा का लंबा है तो बाहरी बाहर इन्फेक्शन रहता है, अंदर तक जाने में समय लगता है। तो इसलिए ज्यादातर यूटीआई का प्रॉब्लम महिलाओं को होता है, ना कि पुरुषों को होता है। ये भी मैंने आपको रीजन क्लास में क्लियर कर दिया आज। ठीक है, चलिए इसको लिखिए। रुको मैं क्लास एक्सटेंड कर दूं। अभी टाइम क्या हुआ है? 13:26, 13:28 वी विल स्टार्ट। लिखिए। गली में पुलिस आई है कुछ नहीं करने के लिए। हॉर्न तो ऐसा बजाते हैं जैसे कि अभी स्टार वॉर्स की मूवी में इनकी एंट्री हुई है। आज इंसाफ यही दिला के जाएंगे। मैम यूरेथ्रा की लेंथ कितनी होती है? यार ये तो भविष्य मैंने नहीं देखा, लंबी होती है। एंड आई थिंक मेल टू मेल भी वेरी करती है। यूटीआई के सिम्टम्स क्या होते हैं? हमेशा ऐसा फील होता है कि यूरिन निकलने वाला है बट आता नहीं है, जलन होती है यूरिन करते वक्त, फीवर आता है। चलिए 20 सेकेंड्स मोर। किडनी की अप्रॉक्स लेंथ क्यों पूछ रहे हो? एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं उसके डायमेंशंस, वहां से देखो जाके। आई में भी जलन होती है, वो यूटीआई नहीं है बेटा, वो आई इन्फेक्शन है। आई और यूटीआई का रिलेशन बहुत दूर का है। चले आगे। चल
अब आते हैं, ये हमने पूरा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा दिया मैंने डिटेल में। अब हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट की ओर जा रहे हैं, जिसका नाम है डैश। चलिए जल्दी बताइए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे नेफ्रॉन, जो कि हमारा क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जिसपे पूरा चैप्टर बेस्ड है आगे का, नेफ्रॉन। मैम पानी पीने के बाद ही यूरिन आता है, तो ये बात सही नहीं है? पानी पीने के बाद ही तो यूरिन आता है, या बिना पानी पिए यूरिन आता है? कैसी बातें कर रहे हो, कितनी बार का है, मत पोक के आया करो मेरी क्लास में। काफी ज्यादा लेबलिंग है, इसे एक फ्रेश पेज पे बनाएंगे तो आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है? हाँ, ठीक है, फ्रेश पेज पे बनाएंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। चलो साथ साथ बनाएंगे मैम के। Bowman's capsule, PCT, proximal convoluted tubule, descending limb of loop of Henle, ascending limb of loop of Henle, distal convoluted tubule, collecting tubule, collecting duct. Afferent arteriole, मोटा diameter, efferent arteriole, छोटा diameter, peritubular artery complex, vasa recta, चलो खूब सारा ASMR हो गया तुम्हारा आज का। 132, 133 we will start explanation. Draw the diagram nicely guys.
डन एवरीबॉडी? यस एवरीबॉडी? बनाइए जल्दी डायग्राम, वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, पूरा चैप्टर इसी पे बेस्ड है। आज मैं टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स तक समझा के भेजूंगी, इसलिए तब तक चुप रहना और मुंह मत खोलना। कल हुई थी ना 1 घंटे की क्लास। चले, जो फालतू की बातें करी थी पहले उन्हें उड़ा तो तू क्लास से, रुको। सबको उड़ाऊंगी अभी मैं क्लास से। मैं देख रही थी कौन कौन कर रहे हैं बेकार की बातें। डन, चले। तो ये हमारा पूरा डायग्राम नेफ्रॉन का। इस डायग्राम में दो चीजें हैं, एक नेफ्रॉन है और साथ में इसका ब्लड फ्लो है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले नेफ्रॉन के पार्ट समझते हैं। जो पहले कप शेप स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोलते हैं? बॉमेंस कैप्सूल। क्या बोलते हैं एवरीबॉडी? इसको बोलते हैं बॉमेंस कैप्सूल, कप शेप डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, बॉमेंस कैप्सूल। उसके बाद हमारा आता है हाईली कॉन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर, यानी हाईली फोल्डेड स्ट्रक्चर, जिसे हम कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, जिसका शॉर्ट फॉर्म है हमारा पीसीटी। उसके बाद यही पीसीटी कॉर्टेक्स से मेड्यूला में चला जाता है। कहां चला जाता है? कॉर्टेक्स से मेड्यूला में चला जाता है यही पीसीटी का लूप, जिसे हम कहते हैं डिसेंडिंग लिम्फ। ये हमारा क्या है? डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हेनले। तो यहां से हमारा फिल्ट्रेट यूपिन यानी कि यहां से घूमेगा और फिर ऊपर की तरफ जा रहा है। ये जो ऊपर वाला लूप है इसका नाम क्या है? असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। उसके बाद जो फिल्ट्रेट है असेंडिंग लिम्ब से जाएगा डी सिटी में। कहा जाएगा वो? डी सिटी में। ये देखिए आता डी सिटी में, ये देखिए डी सिटी। ये जो डी सिटी है कहा है? कॉर्टेक्स में। ये क्या हमारा? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, शॉर्ट फॉर्म क्या है इसका? डी सी टी। ठीक है, फिर उसके बाद बच्चों ये सारा यूरिन नीचे की तरफ आएगा और इसको हम बोलेंगे कलेक्टिंग डक्ट। क्या बोलेंगे इसको? कलेक्टिंग डक्ट, सी डी। तो ये हमारा नेफ्रॉन। क्या नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर समझ में आया? तो नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में सबसे पहले कौन था एवरीबॉडी इन द चैट सेक्शन? सबसे पहले था बॉमेंस कैप्सूल। बॉमेंस कैप्सूल किस में खुला? पीसीटी में। पीसीटी में किससे खुला वो? डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। फिर किस में गया? असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। फिर वहां से उसने ज्वाइन किया डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल डीसीटी। फिर वहां से उसने किसको ज्वाइन किया? कलेक्टिंग डक्ट को। किसको ज्वाइन किया उसने? कलेक्टिंग डक्ट। अब आते हैं द ब्लड फ्लो, क्योंकि अल्टीमेटली फिल्ट्रेशन किसका करना है? ब्लड का। तो ब्लड का फ्लो भी हमें पता होना चाहिए। आइए, तो सबसे पहले ये हमारी एफरेंट आर्टीरियोल, एफरेंट आर्टीरियोल जो ब्लड लेके आएगी फिल्ट्रेशन के लिए। फिर यही एफरेंट आर्टीरियोल एक कैपिलरी नेटवर्क में टूट रही है। उस कैपिलरी नेटवर्क का नाम है ग्लोमेरुलस। क्या नाम है उसका? ग्लोमेरुलस। कैपिलरी नेटवर्क का नाम क्या है? ग्लोमेरुलस। ठीक है, उसके बाद ये फिल्टर होके ब्लड वापस चला जाएगा किसमें? इफरेंट आर्टीरियोल में। किसमें चला जाएगा ब्लड? इफरेंट आर्टीरियोल में। किसमें जाएगा? इफरेंट आर्टीरियोल।
फिर वहां से इफरेंट आर्टीरियल से निकलेंगी एक और नेटवर्क ऑफ कैपिलरी, इसको हम बोलते हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। क्या बोलते हैं? पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। इन्हीं पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में बहुत लंबी कैपिलरी निकलती है जिसे हम बोलते हैं वासा रेक्टा। ये हमारी वासा रेक्टा है। ये वासा रेक्टा में खून नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा, और यहां से खून ऊपर जा रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। और ये सारा ब्लड फिल्टर होने के बाद फाइनली किस में जाएगा? रीनल वेन में। किस में जाएगा? रीनल वेन में। ये जितना भी व्हाइट कलर से मैंने फ्लूइड बनाया है इसे कहते हैं इंटरस्टिशियम, मेडुलरी इंटरस्टिशियम। तो आइए इसको देखते हैं वापस से। तो सबसे पहले ब्लड कौन लेकर आएगा? एफरेंट आर्टीरियल। एफरेंट आर्टीरियल कैपिलरी में टूटेगा जिसे बोलते हैं ग्लोमेरुलस। फिर ब्लड फिल्टर होने के बाद जो ब्लड बचा है वो ब्लड आएगा इफरेंट आर्टीरियल में। इफरेंट आर्टीरियल से ही बनते हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज और वासा रेक्टा। So these are nephrons. We have 1 million nephrons per kidney, जो एक बार खराब हो गए तो हो गए, वापस से नहीं बन सकते। नया जन्म होगा तभी बन सकता है भाई लोगों, उससे पहले ना बन पाएगा बच्चा पार्टी। अभी हुए 1340, I will wait till 1342. Complete the diagram. भूख लग रही है, मम्मी से खाना मंगा ले। मैम, नेफ्रॉन कैसे डैमेज होते हैं? जब आप कम पानी पीते हैं, जब उनका वर्कलोड बढ़ता है। तो हाल दिमाग कब खराब होता है? जब ज्यादा पढ़ाई होती है। टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन, जब ज्यादा स्ट्रेस होता है, जब अपनी लिमिट से ज्यादा हम कुछ करते हैं। ठीक है, ऐसे ही किडनी के साथ भी होता है। ठीक है प्यारी मैम, अब कल करा दीजिएगा। अच्छा कृत्यानी जी, चुपचाप करो ये वाला टॉपिक। प्यारे बेटो, बस ये लास्ट टॉपिक है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन। अभी 2 घंटे हुए नहीं है वैसे मेरी क्लास के। सेकंड, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नाम से पता लग रहा है, इसका लेंथ ऑफ लूप ऑफ हेनले छोटा होगा, कॉर्टेक्स तक ही होगा। लेंथ ऑफ लूप ऑफ हेनले इज शॉर्ट। जक्स्टा मेडुलरी, इसका लूप ऑफ हेनले इतना लंबा होता है कि मेडुला तक घुस जाता है गाइस। यस, लेंथ ऑफ लूप ऑफ हेनले इज लॉन्ग। इनका नंबर ज्यादा होता है छटंकियों का, 80 to 85% ऑफ नेफ्रॉन, जबकि वो कितने होते हैं? 15 to
20% ऑफ नेफ्रॉन्स। वासा रेक्टा यहाँ एब्सेंट होता है, यहाँ पे वासा रेक्टा प्रेजेंट होता है। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन कम होता है, यहाँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन ज्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है गाइस? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे क्या है, लूप ऑफ हेनले, लंबा लूप ऑफ हेनले। जितना लंबा होगा लूप ऑफ हेनले उतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनेगा। अब कल करेंगे हम पूरा यूरिन फॉर्मेशन विच इज अ वेरी बिग टॉपिक, बहुत बड़ा टॉपिक है, काउंटर करंट मैकेनिज्म। कल मैं इतना तो कंप्लीट कराऊंगी, तैयार हो गया ना? कल फिजियोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कराऊंगी मैं। कल यूरिन फॉर्मेशन, प्रेशर्स, कैलकुलेशंस प्लस इसके अलावा काउंटर करंट मैकेनिज्म, ये दो टॉपिक कल की क्लास में होंगे। वही सेम टाइम 11:50 से आपकी 1:50 तक क्लास रहेगी। ठीक है भाई? नीता जी लिख दिया भाई, नीट की जगह। एक नीतू जी है, एक नीता जी भी है। ओके, डांस की एंट्रीज कम आई है 5 सितंबर की। आई एम वेटिंग फॉर गुड डांस। पिछली बार तो लड़कियों ने कॉस्ट्यूम्स में पहन पहन के बहुत अच्छे डांसेस किए थे, और इस साल मैं वेट कर रही हूँ। आई होप दिस ईयर आई विल गेट बेटर वीडियोस फ्रॉम माय जेन जी स्टूडेंट्स। ठीक है, वेरी वेरी गुड वीडियोस आई एम वेटिंग फ्रॉम यू गाइस। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर।